हेलो एवरीवन। राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मज़े में चल रहा है ना सब कुछ? चलता रहना चाहिए भाई, ज़रूरी होता है। फिर ज़िंदगी अच्छी नहीं चलेगी तो फिर बाकी सब कुछ तो बेकार हो ही जाएगा। लाइफ में छोटी मोटी दिक्कतें सबके आती हैं, तुम लोग के भी आती है। बट हाँ, टैकल करना है ना? टैकल करना है और आगे बढ़ते जाना है। क्लियर? तो अब इन बातों को करते हैं थोड़ा सा साइड, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। थोड़ा सा आगे इन द सेंस, कल की डेट में हम लोगों ने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन खत्म किया था। हाँ सर, किया था, बिल्कुल किया था, एकदम सत्य बात है। हाँ तो बच्चा लोग, हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में एटम के बारे में भी बात करी थी। तो देखो होता क्या है ना, कि जब ये चीज़ें होती हैं, है ना, जब भी ऐसी चीज़ें होती हैं तो उसके बेसिस पे जब हम साइंस के बारे में जान रहे होते हैं तो कई सारे साइंटिस्ट लोग चले आते हैं। तो भैया हमने जानी है, हमने समझी है, हम बताएंगे उसके बारे में। चले आते हैं भाई अपनी अपनी कहानियाँ लेकर। ठीक है, क्योंकि भाई सबको अपनी अपनी कहानी सुनानी होती है, सबको अपनी अपनी कहानी समझानी होती है। ठीक है, तो सारे लोग अपनी अपनी एक कहानी लेकर के चले आते हैं हमारे पास और समझाते हैं। ठीक है, तो जो वो कहानियाँ समझाते हैं उन कहानियों को हमें समझना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम उन्हीं में से एक कहानी समझेंगे, डॉल्टन साहब, जिनका पूरा नाम ऐसे तो शॉर्ट में हमें पता है। ठीक है, जे जे डॉल्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जे डॉल्टन। तो जो एटम्स आए थे, मतलब जो एटम्स की जो डिस्कवरी हुई थी, उन एटम के ऊपर उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उन्होंने अपनी एक क्या दी थी बच्चा लोग? थ्योरी दी। ठीक है, और उसी थ्योरी को क्या बोला जाने लगा? डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला जाने लगा। ठीक है, क्लियर है? क्या बोला जाने लगा? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना? तो ये जो थ्योरेटिकल प्रूफ है, ये अलग अलग जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, पांच होते हैं, जिसमें से हम लोग दो पढ़ चुके हैं। तो उन्हीं चीज को प्रूव करता है। ठीक है, जॉन डाल्टन। ठीक है ना? तो इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए, पॉस्टुलेट्स मतलब अवधारणाएं दी। ठीक है, इन्होंने बताया क्या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में? कि ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब जैसे कि मान लो कोई भी मैटर बना है, ये ऐसे मान लो एक मैटर बन के तैयार हुआ। ठीक है, तो इस मैटर के अंदर कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। इन छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके क्या बना होगा? ये एक मैटर बना होगा। बना होगा सर जी? हाँ सर जी, बना, बिल्कुल बना, बिल्कुल बना। तो बस यही जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन्हीं को क्या कहा उन्होंने? एटम का। क्या कहा बच्चा लोग? एटम का। क्योंकि हम एटम के बारे में पढ़ चुके हैं। एटम सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं। ठीक, और उन्होंने फिर आगे यही एक और बात बता दी इसी से रिलेटेड, कि एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, एटम्स को और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स क्या होता है? इंडिविजिबल होता है। समझ में आया? एटम्स क्या होता है? इंडिविजिबल होता है। और एक और बात बताई। ठीक है, जब बता दिया उन्होंने एटम्स टूट नहीं सकते। ठीक है, पहला पॉइंट बताया कि जितने भी मैटर होते हैं सारे के सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? एटम्स कहा जाता है। और जो भी एटम्स होते हैं उन्हें हम छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड नहीं कर सकते, एटम्स इंडिविजिबल होते हैं। फिर इसी के बेसिस पे एक और पॉइंट निकल के आता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। समझे? मतलब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, जैसे कि अगर इधर H2, इधर Cl2, तो 2HCl बन रहा है। इधर हाइड्रोजन कितने थे? हाइड्रोजन के एटम कितने थे सर जी? दो थे। इधर क्लोरीन के एटम कितने थे सर? दो थे। तो इधर भी हाइड्रोजन के एटम दो ही है ना, इधर भी क्लोरीन के एटम दो ही है ना, मामला बराबर चल रहा है। तो बस यही बात है कि एटम्स को ना ही बनाया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन के वक्त ना एटम बनेंगे, और ना ही एटम डिस्ट्रॉय होंगे। क्लियर? आगे बात बताइए। एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक, अब जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के भी हो सकते हैं। देयर आर एज मैनी काइंड ऑफ एटम्स एज आर एलिमेंट्स। अब देखो बात समझो, केमिस्ट्री में 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट। और हर एलिमेंट के एटम होते हैं। जैसे जो हाइड्रोजन का एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम होगा, क्लोरीन एलिमेंट का एटम होगा। ठीक, तो उसी तरीके से
हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, जितने एलिमेंट हैं 118 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं, इन सारे एलिमेंट्स का एटम, सबका एटम। ठीक, बात क्लियर है ना, जितने एलिमेंट होते हैं एटम। फिर बताया कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट सच एज मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। और उन्होंने एक और बात बताई, एक और बात क्या बताई बच्चा लोग, कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं, अब जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन का एटम की बात करें, तो वो हाइड्रोजन का एटम चाहे H2O से निकल करके आया हो, चाहे वो HCl से निकल करके आया हो, ठीक है, ये दोनों ही एटम कैसे होंगे, मास में, शेप में, साइज में, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे कि मान लो अगर मैंने लिख दिया कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिख दिया मान लो H2O लिख दिया, पानी लिखा, ठीक है, तो इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन है, ठीक, और इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों ऑक्सीजन एक जैसे, ठीक है, बस कार्बन के साथ थे तो अलग प्रॉपर्टीज, मतलब पूरा कंपाउंड अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा था, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया तो पूरा कंपाउंड अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है। लेकिन वही चीज लिखी हुई है कि जो सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, जैसे ये और ये, ठीक है, ये सब मास में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे, साइज में सेम होंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी सेम होंगे। ये बात बताई हुई थी, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्या बात थी, नेक्स्ट बात ये थी कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन मास, शेप, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे तो उनका मास, शेप, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज सब अलग होगा। जैसे कि अभी अभी जो पिछला एग्जांपल लिया वो उठा लेते हैं कि अगर एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो इसका जो मास होगा वो इसका मास नहीं होगा, ठीक, इसका मास नहीं होगा, इसका जो शेप होगा वो इसका शेप नहीं होगा, इसका शेप नहीं होगा, मतलब सब आपस में डिफरेंट होता है। कि अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स उठाओगे तो वो आपस में बराबर नहीं होते, वो आपस में क्या नहीं होते बेटा, बराबर नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। क्लियर है ना। अगर सेम एलिमेंट, एक एलिमेंट, उस एलिमेंट का चाहे कौन सा भी कैसा भी एटम हो, सब एक जैसा होगा, लेकिन अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो आपस में एक जैसे नहीं होते। क्योंकि जैसे कि हाइड्रोजन का वजन यहाँ 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है ना, अलग अलग। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है ना, ठीक, इसके अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन होता है, इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन होता है। हो गया ना अलग अलग, हो गया ना, बस यही चीज़ है, यही समझना है। नेक्स्ट, atom is the smallest particle that can take part in a chemical reaction। और समझो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl दिया था हमने, ये रिएक्शन लिखी थी हमने। तो इस रिएक्शन के अंदर ये क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, हाइड्रोजन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। इधर कौन है, क्लोरीन का एटम पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, तब तब कौन पार्टिसिपेट करता है बच्चा लोग, सर एटम, ठीक, एटम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई एटम, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हमेशा एटम ही पार्टिसिपेट करता है, जो कि सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक। एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन, ठीक, एटम्स ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब इसमें जो बात लिखी हुई है वही लिखी हुई है कि या तो सेम एटम ले लो, जैसे कि हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिया तो मिला करके H2 बन गया, या तो अलग अलग एटम्स ले लो, एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया एक तरफ क्लोरीन ले लिया, HCl बन गया। तो ये जो बन के तैयार होता है, ये जो बन के तैयार होते हैं, इन्हें कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, समझे। मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स हो या फिर अलग अलग एलिमेंट के एटम हो, जब ये एक साथ कंबाइन करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्लियर होगी बात, ठीक। जब सेम एलिमेंट्स के एटम हो या फिर अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हो, ये आपस में जब कंबाइन करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, हाँ सर क्लियर हो गई, ठीक। आगे एक और बात लिखिए,
द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज फिक्स्ड। अब जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, ठीक है, और जो भी कंपाउंड के अंदर होता है, ठीक है, या कितने कौन से टाइप का होगा वो फिक्स होता है। अब जैसे कि HCl है, तो HCl के अंदर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन तो होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। NaCl मैंने बनाया, तो NaCl के अंदर एक Na एक Cl ही होगा, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो भी फिक्स होंगी, बदलेंगी तो है नहीं कुछ भी, है ना। तो सोडियम का जो भी एलिमेंट होगा क्लोरीन का वही एलिमेंट होगा, मतलब सोडियम का जो एलिमेंट होगा वही लगेगा, ठीक है, क्लोरीन का जो एलिमेंट होगा वही लगेगा, और उसके एटम भी वही लगेंगे, तो कुछ बदलाव तो हो नहीं रहा। ठीक, तो ये लिखा हुआ है कि नंबर फिक्स रहता है ना, और उसके जो टाइप होते हैं, काइंड होते हैं, वो भी फिक्स होता है। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो सच एज 1 1 2 3 1 2 1 3, कुछ भी। अब देखो जैसे लिखा है, बात ये बोली जा रही है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो जो भी एलिमेंट जुड़ते हैं, अब जैसे कि यहाँ पे HCl जुड़ा है, तो H भी 1 है, Cl भी 1 है, ठीक है। अब हमने लिख दिया H2O लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, H2O लिख दिया। तो H कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन कितना है, 1 है। हमने लिख दिया H2CO3 लिख दिया, ठीक, क्या लिख दिया, H2CO3। तो 2:1:3, मतलब ये सारे नंबर क्या है, होल नंबर है। कौन सा नंबर बेटा, होल नंबर, सारे नंबर, मतलब हमेशा ये 1 2 3 4 के फॉर्म में ही जुड़ेंगे, और रेशियो इनका फिक्स रहेगा, रेशियो नहीं बदलेगा। अगर HCl 1:1 है, तो दुनिया भर से कहीं से भी HCl ले आओ, हर जगह 1:1 होगा, चाहे वो पेट के अंदर का HCl हो, चाहे मिलता हो किसी दुकान पे। ठीक, पानी है, पानी चाहे नाली का पानी हो, चाहे समरसेबिल का पानी हो, चाहे कहीं का भी पानी हो, पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, ये फैक्ट फिक्स है, इसी रेशियो में जुड़ेंगे। कार्बोनिक एसिड है, तो 2:1:3 के फॉर्म में जुड़ेंगे, और नंबर होल नंबर रेशियो रहता है। आगे लिखा है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स में कंबाइन इन डिफरेंट सिंपल रेशियोज टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक, अब बोला ये जा रहा है कि जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग सिंपल रेशियो के साथ जुड़ करके अलग अलग कंपाउंड्स बना सकते हैं, जैसे कि सल्फर एंड ऑक्सीजन। ठीक, इसको सबको जरा मिटाते हैं, ठीक है, सल्फर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ठीक है ना, सल्फर ऑक्सीजन। अब जैसे कि सल्फर, है ना, और ऑक्सीजन की बात करी जाए, तो बोला ये जा रहा है कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अलग अलग होल नंबर के रेशियो में जुड़ करके अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। समझो जरा, अगर सल्फर का एक एटम लिया जाए, ऑक्सीजन के 2 एटम लिए जाएं, तो क्या बनता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक, और अगर एक सल्फर लिया जाए, ऑक्सीजन के 3 एलिमेंट ले लिया जाए, तो क्या बनता है, क्या बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। ठीक है, मतलब यही एक सल्फर है, यही एक ऑक्सीजन है, मतलब 2 अलग अलग एटम्स हैं, लेकिन जब ये 2 अलग अलग एटम्स अलग अलग नंबर में जुड़ते हैं, तो अलग अलग कंपाउंड बनाता है। ये बात देखिए भी आखिरी में, कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स अगर अलग अलग होल नंबर के रेशियो में जुड़ेंगे, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल बनाएंगे वो, या कंपाउंड बनाएंगे, वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बस ये बात है। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है सल्फर ही है ऑक्सीजन ही। ठीक, तो फॉर एग्जांपल सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:2 रेशियो टू फॉर्म SO2, और अगर यही कंबाइन करेंगे 1:3 के फॉर्म में, तो फॉर्म करेंगे SO3। बस ये बात थी, क्लियर, चकाचक, आगे बढ़े। हाँ जी, लो भाई लो भाई लो भाई, ठीक, ये पढ़ चुके हो, ये पढ़ चुके हैं, इसके अंदर थ्योरी पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर जो भी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं पांचों, उनको समझाती है। ठीक, तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, समझो। तो अकॉर्डिंग टू डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एटम को ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो देयर फोर द नंबर ऑफ वेरियस काइंड ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल रिमेन सेम। तो क्या हुआ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, तो उसके अंदर जितना रिएक्टेंट होगा, ठीक है, उतना ही क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, है ना, ये बात बता चुका हूँ मैं, याद होगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो रिएक्टेंट के अंदर 3 एटम थे, ठीक है,
तो प्रोडक्ट के अंदर भी कितने एटम होंगे, 3 एटम होंगे, ठीक है ना। तो सिंस द मास ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज डेफिनेट एंड कांस्टेंट, अब बात आती है कि अगर एक ही तरीके का एटम है कोई, मान लो यहाँ पर क्या था कि 2 हाइड्रोजन थे, 1 ऑक्सीजन था, ठीक, इधर भी बन के कुछ ऐसे ही आ रहा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आ रहा है, तो हाइड्रोजन का जितना वजन इधर होता है उतना ही वजन इधर भी होता है। हाँ सर। ऑक्सीजन का जितना वजन इधर होता है उतना ही वजन ऑक्सीजन का इधर भी होता है। हाँ सर, बिल्कुल बात सही है आपकी। तो बस मास भी सेम हो जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो सिंस द मास ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज डेफिनेट एंड कांस्टेंट, देयरफॉर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट विल रिमेन इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो बस यही बात हो गई कि भैया जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा, ठीक। अगर पिछले वाला लेक्चर बढ़िया से देख रखा है तो प्यार से समझ में आ जाएगा, ठीक। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ठीक, क्लियर। लो भाई, अगले लॉ को भी समझा रहे हैं साहब। अगले लॉ को मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो हमने कल किया था, उससे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किया था परसों वाली डेट को, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से द मास ऑफ वन काइंड ऑफ एटम इज फिक्स्ड। अगर एक कोई एटम है उसका मास फिक्स है, जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो हमेशा फिक्स होता है, 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक। सेकेंडली, द काइंड ऑफ एटम्स एंड देयर नंबर इन अ कंपाउंड इज ऑल्सो फिक्स्ड। अब जब भी उसके अंदर कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, जैसे कि अगर हम H2O की बात कर रहे हैं या HCl की बात कर रहे हैं या NaCl की बात कर रहे हैं या H2CO3 की बात कर रहे हैं या H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो इन सब में फिक्स मामला, एक H के साथ एक Cl, एक Na के साथ एक Cl, 2H के साथ एक कार्बन 3 ऑक्सीजन, 2H के साथ एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन, ये बात फिक्स रहती है, कभी तो नहीं बदलती, ठीक। तो देयरफॉर अ कंपाउंड विल ऑलवेज हैव अ डेफिनेट टाइम ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास। तो जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, जब भी कोई कंपाउंड बनेगा, तो उसके अंदर हमेशा डेफिनेट टाइप के एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, अलग अलग, मतलब डेफिनेट मतलब फिक्स नंबर में एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे, डेफिनेट मतलब फिक्स में, और कांस्टेंट भी होंगे, बदलेंगे तो है नहीं। जैसे कि वाटर H2 है, तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम है, ये कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया, मतलब पानी बनाएगा, ठीक। उसी तरीके से अमोनिया की बात करी जाए, NH3, एक नाइट्रोजन एटम होगा, 3 हाइड्रोजन एटम होंगे, जब ये कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे अमोनिया का, ठीक। तो अमोनिया एंड वाटर में क्या होता है, ये जो भी अलग अलग टाइप के एटम्स होता है, इनका नंबर और प्रोपोर्शन मास के हिसाब से बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, ठीक। बस ये दोनों लॉज के बारे में, ठीक। बढ़े आगे, पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लो, ठीक है, इसका 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 हो गया, डन, इसका हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े ना, पक्का। हाँ सर जी, बढ़ जाइए। हाँ जी। तो देखो अब बात आती है, बात बड़ी प्यारी है। प्यारी बात कैसे आती है समझो। प्यारी बात ऐसे आती है कि अब मान लो कोई बात बताई गई। हाँ सर बताइए, बिल्कुल बताइए। सारी बातें सच्ची नहीं होती यार, या बता दे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ निकल आती हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ निकल ही आती, ठीक है। तो वही जो गलतियाँ निकल के आती हैं, वही जो गलतियाँ निकल कर आती हैं, बस उन्हीं गलतियों के बारे में बात करिए। तो डाल्टन साहब ने एटॉमिक थ्योरी तो दे दी अपनी, डाल्टन साहब ने अपनी एटॉमिक थ्योरी तो दे दी, परंतु परंतु लेकिन किंतु परंतु बंधु सामने भी तो आते हैं। इनमें मामला ये था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। तो उन्हीं ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं ड्रॉबैक्स के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब लिमिटेशंस, क्या क्या रुकावटें थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये कहता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई डू द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन देयर मास साइज वैलेंस एक्सेट्रा। अब ये भी जैसे कि हमने बात करी कि अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका मास अलग होता है, शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, लेकिन डाल्टन साहब ये नहीं बता पाए कि क्यों होता है, क्या रीज़न है भैया कि मास अलग है, शेप अलग है, साइज अलग है, भैया क्यों अलग है, क्यों हो गया ऐसा, क्या रीज़न था, ये बात ये नहीं बता पाए, इस वजह से डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पे थोड़ी सी गाज गिर गई, ठीक। अब बात आती है, एक और पॉइंट निकला, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से एन एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम तो डिवाइड हो नहीं सकता, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे हम लोग जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना।
बट नाउ इट इज नोन दैट एटम इज डिविजिबल। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या चल रहा है कि एटम डिविजिबल है, एटम टूट सकता है, एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और प्रेजेंट टाइम पे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो भैया दूसरा पॉइंट भी गड़बड़ कर गया, है ना, क्योंकि भैया हमने तो यही सीखा ना कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता। हाँ सर बिल्कुल आपने यही सीखा, लेकिन बाद में पता चल रहा भाई हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सेम मास। अब इन्होंने बताया कि जो सेम एलिमेंट होगा उसका मास सेम होगा, उनके एटम का मास सेम होगा। बट नाउ इट इज नोन दैट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट में हैव डिफरेंट मासेस। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे पता चला कि अगर कोई सेम एलिमेंट है, मान लो कार्बन ही है, तो कार्बन का मास सिर्फ 12 ही नहीं होता, कार्बन का मास 14 भी होता है, कार्बन का मास 40 भी होता है। हैं सर ये क्या बता रहा हूँ? हाँ मैं सच बता रहा हूँ, इन्हें ही आइसोबार्स कहा जाता है। अब वो क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहा जाता है, इन्हीं आइसोटोप्स कहा जाता है बच्चा। हाइड्रोजन है 1 मास, हाइड्रोजन का 2 मास, हाइड्रोजन का 3 मास भी होता है, आइसोटोप्स कहे जाते हैं ये। तो ये भी आ गया बीच में, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मामले में ये वाला भी मामला गड़बड़ हो गया, है ना, कि भैया इन्होंने तो बताया था कि अगर कोई एलिमेंट है उसके जितने भी एटम होंगे सबका मास सेम होगा। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं भैया इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, इसका मास 40 आ रहा है, इसका मास 14 आ रहा है, इसका मास 12 आ रहा है। कहाँ से आ रहा भाई, कहाँ से आ रहा, ठीक कहाँ से आ रहा भाई, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो ये बात कंफर्म नहीं हो पाई। ठीक, therefore it is important to know that there are more kinds of atom than the actual number of known elements compared with postulate 4 of Dalton atomic theory। तो हमें ये बात जानना ज़रूरी है कि भैया सिर्फ जितने एटम दे रखे हैं उतने ही एटम नहीं है, उसके अलावा और भी एटम्स प्रेजेंट हैं, है ना, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है ना। अब चौथा पॉइंट क्या था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। ठीक, अलग अलग एलिमेंट्स के मासेस डिफरेंट होते हैं। हाँ सर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, लेकिन पता चला बाद में कि कई सारे ऐसे एटम्स हैं एलिमेंट्स के जिनका मास सेम है। सर जी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई बताऊँ, 18 नंबर पे ऑर्गन आता है, उसका मास 40 होता है, ठीक है सर। 20 नंबर पे कैल्शियम आता है, उसका मास 40 होता है। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो? 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है, उसका मास 14 होता है। 6 नंबर पे कार्बन आता है, उसका मास 14 होता है। ज़रा नोटिस करो, मास 40, मास 40, मास 14, मास 14। अब ज़रा एक और चीज़ नोटिस करो, एटॉमिक नंबर 18, एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 6। मतलब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है मतलब एलिमेंट तो अलग अलग है, पर मास तो सेम आ रहे हैं। ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक बात एक्सप्लेन क्या नहीं कर पाए कि भैया मास क्यों अलग अलग है, और दूसरे वाले में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि भैया अलग अलग एलिमेंट है, अलग अलग एटम है, और मास क्यों सेम है। ये चारों चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है ना, ये चारों चीज़ें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इस बारे में ये नहीं बता पाए। क्लियर हो गई बात, क्लियर है बात चकाचक, है ना। तो इसी के बेसिस पे क्या हुआ था, फिर एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी बनी थी, जो कि अभी शायद आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, वो जब होगी तब पता चलेगी। ठीक है, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया, ठीक, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी आज के लिए इतना ही है, तो छोटी छोटी चीज़ें पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ बड़े प्यार से, है ना। अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। तो वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से क्योंकि बार बार ये चीज़ें हिट करती हैं, 11th में, 12th में, 10th में ये चीज़ें परेशान करेंगी कि भाई ये क्या है वो क्या है ना। तो इसलिए अगर अभी से सीख लोगे ना तो आगे दिक्कत खत्म। ठीक, बढ़िया से पढ़ना, ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर बढ़िया से पढ़ लिया। ठीक, और राधे राधे डालना मत भूलना। ओके, मेरी तरफ से भी राधे राधे।